चलो हेडिंग लिखो। हो गया, चालू हो गया इसे। देखिए यूनिट हम लोग का है परमाणु तथा नाभिक। ये आएगा 8 नंबर में। बहुत बड़ा मतलब यूनिट नहीं है, छोटा यूनिट है, 10 पन्ना मैक्सिमम। परमाणु तथा नाभिक और हाँ 8 नंबर का होगा। सबसे पहला जो हेडिंग है वो है अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। ये जो एक्सपेरिमेंट है ये रदरफोर्ड ने किया था सन 1911 में। कब हुआ था? सन 1911 में। तो एक बार थोड़ा सा शुरू से समझ लेते हैं। देखिए सभी लोग जानते हैं द्रव्य के बारे में कि द्रव्य क्या है। द्रव्य द्रव्य वह अवयव है जो स्थान घेरता है। हाँ, स्थान घेरने का मतलब कि आयतन होता है। जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है और वह ज्ञानेंद्रियों द्वारा पहचाना जा सके। साथ ही साथ जब भार होगा तो गुरुत्वाकर्षण का भी अनुभव करेगा। स्थान घेर रहा है तो कुछ न कुछ आयतन भी होगा, वही बात है। मतलब कि जो स्थान घेरे, जिसमें भार हो और वह ज्ञानेंद्रियों द्वारा पहचाना जा सके, उसी को हम क्या बोलते हैं? द्रव्य। मतलब द्रव्य को हम लोग पदार्थ बोल सकते हैं ना। द्रव्य क्या हो गया? पदार्थ हो गया। पदार्थ की जो संरचना है वो छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर हुआ है, जिसको हम परमाणु कहते हैं। पदार्थ की संरचना, ये रिसर्च मान लो आज से तो चला नहीं आ रहा है, कई 100 साल पहले से रिसर्च होते चला आ रहा है। तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डाल्टन। डाल्टन ने सन 1808 में सबसे पहली बार बात को बताया कि पदार्थ की संरचना छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर हुई है, जिसे हम क्या बोलते हैं? परमाणु। अच्छा, डाल्टन के पहले एक ऋषि थे जिनका नाम था कणाद। कणाद ऋषि कणाद। उन्होंने भी कहा था कि परमाणु परमाणु कह रहे हैं, द्रव्य या पदार्थ छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। लेकिन रिटन फॉर्म में किसने दिया? डाल्टन ने। तो हो गया कि परमाणु जो है क्या है? तो द्रव्य छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ है। उन्हीं सूक्ष्म कणों को क्या बोलते हैं? परमाणु। अगर सामान्य भाषा में हम कहें कि परमाणु क्या है, तो मान लो कि एक चाक ले लो और उस चाक को तोड़ के छोटा छोटा भाग में करना है, और उसको तब तक तोड़ना है कि अब उससे ज्यादा छोटा नहीं कर सके। तो क्या करोगे? तुम लोग पीस दोगे उसको। तो पीस दोगे तो छोटे छोटे कण में हो जाएगा ना। क्या उससे ज्यादा उसको हम छोटा कर सकते हैं? नहीं। तो हम किसी पदार्थ को, किसी द्रव्य को इतना छोटा कर दें कि अब उससे छोटा नहीं हो पाए, तो उसको हम कहेंगे क्या क्या है वो? परमाणु। अब बाद में ये प्रश्न होने लगा कि परमाणु की संरचना किससे मिलकर हुई है? डाल्टन ने तो कह दिया था कि परमाणु सबसे छोटा कण है और अब उससे छोटा कुछ कण नहीं हो सकता है। उसके बाद थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज कर दिया। कब? 1897 में। 97 में खोज हुआ था, 1897 में। तो थॉमसन ने सन 1897 में परमाणु से भी छोटा कण, सूक्ष्म कण, इलेक्ट्रॉन का खोज कर दिया। तब ये कहा गया कि परमाणु सबसे छोटा कण नहीं है, इससे भी छोटे छोटे कण हैं। और तब ये होने लगा कि तब इसका मतलब कि द्रव्य को हम कह रहे हैं कि परमाणु से मिलकर बना है, वो परमाणु से नहीं बना है, किससे बना है? इलेक्ट्रॉन से बना हुआ। और उस समय शुरुआत हुए नए नए मॉडल का, परमाणु मॉडल, कि परमाणु की संरचना किससे मिलकर हुई है, द्रव्य की संरचना किससे मिलकर हुई है। इन्हीं परमाणु मॉडलों में जो सबसे पहला परमाणु मॉडल था वो डाल्टन का था सन 1808 में। उसके बाद सन 1904 में थॉमसन का परमाणु मॉडल आया, और थॉमसन ने बताया था कि परमाणु गोल होता है। कैसा? तो तरबूज जैसा। और जिस तरह तरबूज में बीज धसे होते हैं ना, उसी तरह परमाणु में इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। और तरबूज का जो लाल वाला भाग है, जो खाने वाला भाग, उसी के जैसा इसमें धन आवेश होता है। अच्छा, ये नहीं पता था कि प्रोटॉन होता है, लेकिन इन्होंने कहा था कि उसी के बराबर क्या है? धन आवेश है। इसी को हम तरबूज मॉडल कहते हैं। ये मॉडल भी फेल हो गया। कब? जब सन 1911 में
रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग किया। अच्छा ये बताइए, जब अगर टॉमसन मॉडल नहीं दिए होते तो क्या रदरफोर्ड उस पर आगे विचार कर पाते हैं? नहीं। तो भले टॉमसन का फेल हो गया, लेकिन जरूरी है। अगर कोई शुरू नहीं करेगा तो फिर उसको लेके कोई आगे कैसे बढ़ेगा? तो टॉमसन ने सन 1904 में मॉडल दिया कि परमाणु कैसा है, तरबूज जैसा है। उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? तो जिस तरह तरबूज में बीज धसे होते हैं उसी तरह इलेक्ट्रॉन उसमें धसा होता है। बहुत पुराना मॉडल हो गया ये। उसके बाद सन 1911 में रदरफोर्ड ने अपने अल्फा कण प्रकीर्णन का एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने कुछ नया निष्कर्ष निकाला। 1919 में प्रोटॉन का खोज हुआ था। वो गलत दिया है उसमें। ये 1911 में अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग हुआ। अभी भी परमाणु में प्रोटॉन का खोज नहीं हुआ था, रदरफोर्ड ने किया था, लेकिन 1919 में किया। तो ये 1911 में का पहले का है। अभी तो प्रोटॉन किसी के दिमाग में था ही नहीं। अभी तो ये कह दिए थे कि परमाणु कैसा होता है, तरबूज जैसा होता है। अब उसी पर सब लोग लगे हुए थे कि तरबूज जैसा होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, क्यों उसमें इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। तो ये सारा चीज को जानने के लिए रदरफोर्ड ने क्या किया, 1911 में अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग किया और उसी प्रयोग को हम लोग को समझना है। तो सब लोगों को तो याद होकर करेगा टॉमसन का परमाणु मॉडल, तरबूज मॉडल सब लोग जानते हैं। ये भी पहले से पढ़े हो, फिर से एक बार और देखो। देखिए, रदरफोर्ड ने पोलोनियम धातु लिया। पोलोनियम रेडियोएक्टिव पदार्थ है ना जी, पोलोनियम। और पोलोनियम चूंकि रेडियोएक्टिव पदार्थ है तो इसमें से अल्फा बीटा गामा किरण लगातार निकलती रहती हैं। और इधर क्या किया, एक ना इधर से ब्रेकर लगा दिया। नहीं, सोना का धातु तो लिया था अभी शुरुआती दौर समझो। यहां से पोलोनियम धातु, पोलोनियम पदार्थ ले ले रेडियोएक्टिव, इसमें से लगातार क्या निकलेगा, अल्फा बीटा गामा किरण निकलेगा ना। तो उसने क्या किया था ना कि यहाँ पर ऐसा व्यवस्था लगाया था कि बीटा गामा को रोक दिया गया था। यहाँ से कौन निकलेगा आगे, इसको पार करके कौन जाएगा, अल्फा। बीटा गामा को इधर रोक लिया गया था, ठीक है, क्योंकि उसको जरूरत बस किसका था, अल्फा कण का था। तो उसने क्या किया, यहाँ पर एक बारीक सूक्ष्म छिद्र कर दिया और ऊपर कुछ व्यवस्थाएं लगाया था जो कि बीटा और गामा क्या कर ले, रोक ले। और यहां पर लिया एक स्वर्ण धातु की पतली पन्नी, स्वर्ण धातु की पतली पन्नी। अब स्वर्ण धातु की जो पतली पन्नी है, तो डाल्टन महाराज कहिए गए थे कि सब जितना पदार्थ है सब परमाणु से बना हुआ है। और उसमें टॉमसन ये कहे कि परमाणु कैसा होता है, ये भी कहे चलिए ठीक है गोल होता है। तो परमाणु गोल गोल तो इसमें भी होंगे, बहुत सारे गोल गोल परमाणु होंगे। अब वो ये देखना चाहता था ना कि इलेक्ट्रॉन बीच में धसा होता है कि नहीं धसा होता है, इस चीज को कंफर्म करना चाहता था। तो क्या किया कि यहाँ से रेडियोएक्टिव पदार्थ जो है आपका पोलोनियम, इससे निकलने वाले अल्फा कण को भेजा गया और ये सूक्ष्म छिद्र इसलिए किया गया था ना ताकि जो है किरण एकदम बारीक बिंब के रूप में जाए। जो अल्फा किरण है, अल्फा कण है, एकदम सीधा जाए ताकि इधर निरीक्षण करना आसान हो। एक ही बार ज्यादा किरण चल जाएगा ना तो निरीक्षण करना आसान नहीं होगा। इसीलिए एकदम सूक्ष्म, जिस तरह हम लोग प्रकाश का व्यतिकरण करा रहे थे, 0.4 mm का सूक्ष्म छिद्र किया जा रहा था, उस तरह का कुछ भेजा इसने, भेजा। और इधर क्या कर दिया, इधर लगा दिया फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक, समझ जाओगे ना। फोटोग्राफिक प्लेट क्या है, जो एक्सरे होता है ना, एक्सरे का जो कार्ड होता है फोटोग्राफिक प्लेट है। उस फोटोग्राफिक प्लेट की विशेषता क्या है कि अगर उस पर कोई आवेशित कण जाके टकराएगा ना तो वहां पर काला धब्बा बन जाएगा। तो बताइए इस अल्फा कण को देखने के लिए कि ये निकल के कहां जा रहा है, इधर लगा दिया गया। और इस पर जिंक सल्फेट का लेप होता है। जिंक सल्फेट का क्या होता है, लेप होता है। फोटोग्राफिक प्लेट है यह, हम कह सकते हैं इसको फोटोग्राफिक, फोटो इतना मात्रा चलता है, फोटोग्राफिक प्लेट। अब अल्फा कण किस तरह का आवेश रखता है, धन की ऋण, धनावेश रखता है। तो धनावेश है ना यह,
और जाके अगर इसमें टकराएगा तो वहां पर ऐसे धब्बा बनेगा। तो केवल अल्फा कण को देखने के लिए कि इधर से निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, क्या लगा दिया, पूरा फोटोग्राफिक प्लेट लगा दिया, बीच में स्वर्ण धातु की पतली पन्नी लिया और इधर ले लिया पोलोनियम, इसमें से अल्फा कण गया, स्वर्ण धातु की पतली पन्नी में प्रवेश किया और प्रवेश करके कहाँ गया, फोटोग्राफिक प्लेट पर। तो उसने यह देखा कि यहां पर भेज तो रहे हैं बहुत बारीक छिद्र से, तो जाना चाहिए सीधा, लेकिन ये इधर जा रहा था, इधर भी चमक उत्पन्न हो रहा था, मतलब कि काला धब्बा बन रहा था, इधर भी धब्बा बन रहा था, इधर भी बन रहा था, ऐसे काला धब्बा बन रहा था। जबकि नियमतः बनना कैसा चाहिए, सीधा, लेकिन ये फैल जा रहा था। तो इसमें बहुत सारे परमाणु होंगे ना, इसमें तो बहुत सारे परमाणु होंगे। हाँ, लेकिन एक चीज उसने देखा कि अधिकांश अल्फा कण ना सीधे निकले थे। अधिकांश अल्फा कण कैसे निकले थे, इसी में के एक परमाणु को लेकर के बनाया जाता है, इस तरह से यहां बना दे रहे हैं, इसी में का एक परमाणु उठाया जाता है और ये चित्र बनता है। तो ये सबसे प्रसिद्ध है। हाँ, एक परमाणु इसमें का लिया गया और यह देखा गया कि अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल गए थे। अधिकांश अल्फा कण कैसे निकल गए थे, सीधे निकल गए थे। अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल गए थे, कुछ अपने मार्ग से विचलित हुए थे, कुछ अपने मार्ग से विचलित हुए थे, देख रहे हैं, कुछ अपने मार्ग से विचलित हो गए थे और लगभग 20,000 अल्फा कण में से एक अल्फा कण अपने मार्ग पर वापस लौट आया था। ये गया अपने मार्ग पर वापस लौट आया, बाकी तो सब कहीं ना कहीं गए। जब ये एक्सपेरिमेंट उसने किया तब प्रश्न उठा किसके मॉडल पर, टॉमसन के मॉडल पर। टॉमसन ने कहा था कि परमाणु ठोस गोला होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, धसे होते हैं। तो रदरफोर्ड ने पूछा कि जब ठोस गोला होते हैं तो सब अल्फा कण इसको पार करके क्यों बाहर चल जा रहा है, इसको तो रुक जाना चाहिए उसी में। और अल्फा कण पॉजिटिव होता है, सोचना क्या दिमाग लगाया था, अल्फा कण पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन आपका निगेटिव है, तब तो अल्फा कण जब इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो एक प्लस एक माइनस आपस में चिपक जाना चाहिए और उसी में रह जाना चाहिए। मतलब कि जो हमारा अल्फा कण है ये इसी में रह जाना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन अधिकांश अल्फा कण क्या हो जा रहा था, बाहर चल जा रहा था। तो इसका जवाब अब टॉमसन नहीं दे पाए, यही कारण था कि उनका क्या हो गया, मॉडल फेल हो गया। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था एक तरह से रदरफोर्ड के उसको टॉमसन के मॉडल को क्या कर दिया, फेल कर दिया, और यहां से एक नया मॉडल आया। अब इन्होंने अपने मॉडल में क्या कहा कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला होता है। इन्होंने यह प्रयोग किया और इस प्रयोग के आधार पर कुछ क्या कर दिए, निष्कर्ष निकाले। उस निष्कर्ष को हम क्या कहते हैं, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहा जाता है। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट हुआ था, तो इसको मिटा दे आई वाला, हमको मेन चीज यहीं पर देखना है। अच्छा, पहले क्या होता था ना कि हम बनाते थे इस तरह से गोल, तो कई को पूछते थे सब कि एक ही को परमाणु पर भेजा था क्या, हुआ भैया एक पर नहीं था, पूरी पन्नी पर भेजा था। और समझाने के लिए जूम करके ऊपर बनाया जाता है। अच्छा, एक परमाणु को भेजना संभव है, नहीं संभव है। एक परमाणु कैसे निकालेंगे, तो थोड़ा सा मुश्किल काम है। शांत रहो, इधर ध्यान दो, ये परीक्षा में आएगा। तो अधिकांश अल्फा कण क्या हुआ था, सीधे अपने मार्ग पर निकल गया था। कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से क्या हुए थे, विचलित हुए थे। कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हुए थे, कुछ ज्यादा ही विचलित हुए थे, ये समझे। कुछ अल्फा कण ज्यादा विचलित हुए थे और एक ऐसा अल्फा कण था, कितना अल्फा कण में से 20,000। अच्छा, कोई वो में 12,000 भी लिखता है किताब में, सबसे ज्यादा सही कौन है, 20,000, क्योंकि ज्यादा किताब में 20,000 लिखा है। तो 20,000 अल्फा कण में से एक अल्फा कण क्या हुआ था, अपने मार्ग पर लौट के आया था। तो इससे तो मान लीजिए कि अधिकांश अल्फा कण अगर बाहर जा रहा है
तो इससे तो यही स्पष्ट होता है कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। उसके बाद देखिए कि ये जो अल्फा कण है ये धनावेशित होता है, धनावेशित होता है अल्फा कण। तो रदरफोर्ड ने कहा कि जब इस परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है उसके बावजूद भी कुछ अल्फा कण ऐसे हैं जो अपने मार्ग से विचलित हो रहे हैं। तो ये बताइए क्या धनावेशित ऋण के कारण मार्ग से विचलित होगा? नहीं। धनावेशित ऋण के कारण मार्ग से विचलित नहीं होगा। अगर इसके अंदर ऋण आवेश है और धनावेश उसके पास पहुंचा तब तो आकर्षण कर लेगा वहीं पर। तो उसने कहा कि अगर ये कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हो रहे हैं इसका मतलब अंदर कुछ न कुछ धनावेशित भाग है जो इसको क्या कर रहा है? प्रतिकर्षित कर रहा है। तो उसने कहा कि परमाणु के केंद्र में एक सूक्ष्म धनावेशित भाग है। अच्छा, अभी भी नहीं पता था कि प्रोटॉन है उसमें, लेकिन उसने ये चीज कहा था कि परमाणु के केंद्र में एक सूक्ष्म क्या है? धनावेशित भाग है। और उसी के बगल में जब आपका अल्फा कण जा रहा है ना, क्योंकि यहाँ से दूरी ज्यादा है तो सीधे निकल जा रहा है, ज्यादा प्रभाव नहीं डाल रहा है। लेकिन ये अल्फा कण जब इसके करीब जा रहा है तो अल्फा कण भी धनावेशित, ये भी धनावेशित, प्रतिकर्षण बल है, क्या कर दे रहा है इसकी दिशा घुमा दे रहा है। और जो 20,000 में से एक अल्फा कण जा रहा है ये इस मार्ग पर जाके सीधा जो टक्कर मार रहा है वो जाके उसी मार्ग पर क्या हो रहा है? वापस लौट आ रहा है। उसने एक चीज भी कहा था कि जाके कभी टकराता नहीं है, इसमें थोड़े दूर पहले से ही निकल आता है, क्योंकि ये प्रतिकर्षण कर रहा है ना, तो कभी भी टकराता नहीं है। लेकिन पढ़ाते पढ़ाते निकल जाता है, मुंह से जाके टकरा के लौट के चला आता है, टकराता नहीं है। ये जाता है इसके माने नजदीक तो पहुंचे जाता है और फिर क्या होता है? रिटर्न हो जाता है। तो अब सोचिए कि 20,000 अल्फा कण एक साथ भेजा गया और उसमें से एक अल्फा कण आ रहा है, इसका मतलब बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा होगा ना। मान लीजिए केवल 20,000 गोली मारा गया, आइए वो गोली जाकर आदमी को लगा तो सोच सकते हो कितना दुबला पतला आदमी होगा, किस लेवल का होगा। अब मान लीजिए खड़ा है, अब 20,000 गोली मार रहे थे, वो लग रहा है, इसका मतलब वो छोटा चीज होगा ना। हाँ, इलेक्ट्रॉन होगा वो। तो 20,000 अल्फा कण में से सिर्फ एक अल्फा कण रिटर्न होकर आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो धनावेशित भाग है ना बहुत छोटा है, इसका एरिया क्या है? बहुत छोटा है। तो उसने कहा कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है और इसके केंद्र में एक सूक्ष्म धनावेशित भाग होता है। इसी सूक्ष्म धनावेशित भाग का क्या नाम रखा गया? नाभिक। इसका नाम क्या रखा गया? और इस तरह नाभिक का खोज हो गया, इस तरह नाभिक खोज हुआ। तो रदरफोर्ड ने 3 प्रेक्षण यहां से निकाले थे, 3 प्रेक्षण और 3 प्रेक्षण पर 3 निष्कर्ष। पहला उसका क्या निष्कर्ष था? कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है क्योंकि अधिकांश अल्फा कण बाहर निकल जा रहा था। दूसरा उसका क्या था? कि बीच में परमाणु के केंद्र में एक सूक्ष्म धनावेशित भाग है जिसको बाद में क्या कहा गया? नाभिक कहा गया। और उसने कहा था कि परमाणु का जो लगभग 99% मतलब कि ज्यादातर जो वजन है ना, द्रव्यमान जो है वजन, वो कहां पर है? सेंटर में ही है, केंद्र पर ही है, क्योंकि तो खाली है ना, तो इसीलिए ज्यादातर वजन जो है कहां पर है? मतलब परमाणु का समस्त द्रव्यमान लगभग कहां पर होता है? नाभिक में ही होता है। और उसने इस प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने एक नया परमाणु मॉडल दिया और उस परमाणु मॉडल में उन्होंने सबसे पहला बात क्या कहा था? सबसे पहला बात कहा कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। ये पहले मॉडल में कहा गया था कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, पहला बात कहा। दूसरा बात कहा कि परमाणु के केंद्र में एक सूक्ष्म धनावेशित भाग होता है जिसको नाभिक कहते हैं, दूसरा चीज कह दिया। तीसरा बात उसने कहा कि परमाणु में जो नाभिक होता है ना, इसके चारों ओर वृत्तीय कक्षाएं होती हैं। रदरफोर्ड ने कहा था कि परमाणु के नाभिक के चारों ओर क्या होती हैं? वृत्तीय कक्षाएं होती हैं और इन्हीं वृत्तीय कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या करता है? चक्कर लगाता है। एक चीज उसने और कहा था कि इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षा में चक्कर लगाता रहता है। कक्षा को नहीं कंफर्म किया था, उसके फंसने का मुख्य कारण यही शुरू हुआ था। उसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन किसी भी वृत्तीय कक्षा में क्या करता रहता है? चक्कर लगाता रहता है, ठीक है। और इस तरह से उन्होंने मॉडल दे दिया। तो उसके बाद एक चीज और कहा कि जब ये चक्कर लगाता है ना, तो तुम जानते हो कि किसी भी पिंड को अगर गोल गोल चक्कर लगाना है तो उसको एक अभिकेंद्र बल चाहिए। और रदरफोर्ड ने कहा कि जो यहाँ पर अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है ना, वो जानते हैं कहाँ से मिलता है?
नाभिक तो धनावेशित है, इलेक्ट्रॉन आपका ऋणावेशित है, तो धन और ऋण के बीच में आकर्षण बल काम करता है। उसी आकर्षण बल के कारण इसको क्या मिल जाता है, अभिकेंद्र बल मिल जाता है, और उस अभिकेंद्र बल के कारण क्या करता रहता है, निरंतर गति करता रहता है। और इस तरह यही था रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। लिखा जाए इसको, लिखो चुपचाप, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल हो गया, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अब देखिए रदरफोर्ड ने अपने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर अपना मॉडल दिया, और उस मॉडल से थॉमसन का मॉडल क्या हो गया, गलत हो गया। अब रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया उसमें क्या कहा गया कि परमाणु गोल होता है। सही बात है, परमाणु कैसा होता है, ये बात थॉमसन ने भी कहा था कि परमाणु कैसा होता है, और थॉमसन ने कहा था कि ठोस गोला होता है। परमाणु कैसा होता है, ठोस गोला होता है। रदरफोर्ड ने कहा कि ठोस नहीं होता है, परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला होता है। तो परमाणु क्या है, तो परमाणु एक तरह से कहें तो खोखला गोला है। परमाणु क्या है, खोखला गोला है, इसका अधिकांश भाग खोखला होता है। परमाणु के केंद्र में एक सूक्ष्म धनावेशित भाग होता है। इस सूक्ष्म धनावेशित भाग को क्या कहा गया, नाभिक कहा गया। इसी में समस्त धनावेश उपस्थित रहता है। अभी भी प्रोटॉन की बात नहीं हुई, प्रोटॉन का खोज नहीं हुआ था। तीसरा नंबर में इसने कहा कि इस नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाएं होती हैं, और इन्हीं वृत्तीय कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, और इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र है, किसी भी कक्षा में घूम के चक्कर लगाएगा। तो इलेक्ट्रॉन के चारों ओर क्या होती है, वृत्तीय कक्षाएं होती हैं, और इस वृत्तीय कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूम के क्या करता है, चक्कर लगाता है। और इन्होंने कारण क्या दिया, कहा कि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, नाभिक धनावेशित। तो इस धन और ऋण के बीच में जो आकर्षण बल लगता है, वो आकर्षण बल इस इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए अभिकेंद्र बल प्रदान करता है, और उस अभिकेंद्र बल से क्या होता रहता है, घूमता रहता है। ये तर्क दिया रदरफोर्ड ने। तो कितना नियम इसने दिया, 3 पॉइंट इसने बताया। पहला, परमाणु गोल होता है और खोखला होता है। दूसरा, कि इसके केंद्र में जो सूक्ष्म धनावेशित भाग होता है, इसको हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। नाभिक धनावेशित होता है, और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, और चक्कर लगाने के लिए जो इनको अभिकेंद्र बल चाहिए, जो अभिकेंद्र बल चाहिए वो कहां से मिलता है, वह नाभिक से मिलता है। नाभिकीय आकर्षण बल, नाभिक धनावेशित और इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित। तो वहां पर जो आकर्षण बल लगता है, वही आकर्षण बल क्या प्रदान करता है, अभिकेंद्र बल। और इसी बल के कारण वो गोल 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 क्या होता रहता है, चक्कर लगाता है, घूमता रहता है। ये जो कंसेप्ट था, ये तुम लोग जानते हो कि ग्रह के चारों उपग्रह गति करते रहते हैं ना, ये वहां से उठाया गया था। मतलब उसके कल्पना के आधार पर इन्होंने इस तरह का मॉडल दिया। बाद में इसमें भी कमियां आ गई, तो रदरफोर्ड की कमियां भी है इसमें। अब कमी की अगर बात करें ना, तो एक वैज्ञानिक था मैक्सवेल, नहीं, मैक्सवेल नामक, मैक्सवेल ने एक उस समय सिद्धांत दिया था इनके पहले। मैक्सवेल ने कहा था कि अगर कोई आवेशित कण, ये तो नियम ठीक ठाक था, इसमें कमी निकालने वाले है ही, और वास्तव में कमियां थी, इसमें कोई गलत बात नहीं था। मैक्सवेल ने कहा कि जब कोई आवेशित कण गति करता है, तो वह अपनी ऊर्जा का ह्रास करता है। और ये सामान्य बात है कि कोई भी कण अगर गति कर रहा है तो ऊर्जा तो खर्च होकर करेगा। तो मैक्सवेल ने कहा कि अगर आपका कण लगातार गति कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लगातार गति कर रहा है, तो ये आवेशित है, ऋणावेशित है, और लगातार गति कर रहा है, तो गति करते करते अपनी ऊर्जा का ह्रास करेगा। ऊर्जा में लगातार इसी का कमी होगी, एक चीज ऊर्जा में कमी होगा। और दूसरा,
नाभिक इस पर आकर्षण बल लगा रहा है तो ये नाभिक की तरफ खींचता चला जाएगा। मतलब कि इस तरह से अगर आपका नाभिक बीच में है और इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर लगा रहा है तो लगातार इसकी ऊर्जा में कमी होगी। ये आपका नाभिक हो गया, इसकी ऊर्जा में लगातार कमी होगी तो ये नाभिक की तरफ खींचता चला जाएगा और एक समय आएगा कि इसकी त्रिज्या एकदम छोटी हो जाएगी और नाभिक में गिर के क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। क्योंकि देखिए वस्तु जब गति करता है तो ऊर्जा खर्च करेगा, तो कहीं से ना कहीं से उसको ऊर्जा चाहिए ना गति करने के लिए। मैंने उसका मेन कंसेप्ट था कि आखिर ऊर्जा आता कहाँ से है। आप तो कह रहे हैं कि लगातार ये क्या करता रहता है, गति करता रहता है। गति करेगा तो ऊर्जा खर्च होगा, ताकि ये ऊर्जा आता कहाँ से है। अच्छा, मैक्सवेल ने एक चीज और बताया था, कहा था कि ये इतना कम टाइम में अपना खत्म हो जाएगा ना, 10⁻⁻8 सेकेंड। कहा था ना कि इलेक्ट्रॉन को खत्म होने में कितना समय लगेगा, 10⁻⁻8 सेकेंड। बहुत कम टाइम हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन से बना है, इसमें परमाणु है, परमाणु में नाभिक होगा, नाभिक में इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा होगा ना नाभिक के चारों ओर। तो अगर मैक्सवेल का कंसेप्ट देखा जाए तो मैक्सवेल कह रहा है कि जब जब घूमेगा तो अपनी एनर्जी को लॉस करेगा, और लॉस करते करते लास्ट में क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तो इसको समाप्त होने में कितना टाइम लगेगा, ये बहुत कम टाइम है। मतलब कि हाथ में मारकर लिए हैं, पलक झपके मारकर उड़ गया, खत्म हो गया। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब नाभिक में गिर जाएगा तो परमाणु का अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा, वो परमाणु नष्ट हो जाएगा। तो ये भी तो परमाणु से बना है, तो नष्ट नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि ये नाभिक में गिर नहीं रहा है। अब मैक्सवेल के अनुसार क्या हो जाना चाहिए, वो क्यों कहा था कि गिर जाना चाहिए, क्योंकि अपनी ऊर्जा का ह्रास करेगा। तो ऊर्जा का ह्रास करेगा तो गिरेगा, और यहाँ पर तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। इसका मतलब ये है कि इसको ऊर्जा कहीं से ना कहीं से क्या हो रहा है, मिल रहा है। तो रदरफोर्ड से ही पूछा गया कि ऊर्जा कहाँ से मिलता है, रदरफोर्ड फेल हो गए, नहीं बता पाए। तो एक तो कमी ये हो गया। दूसरा कमी ये हुआ, दूसरा कमी इनका ये था, इनसे पूछा गया कि किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। ये किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, तो ये भी नहीं बता पाए। इन्होंने कहा था कि ये इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षा में घूम सकता है, स्वतंत्र है। तो आखिर लिमिट होगा ना कि किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बारे में नहीं बता पाए। तीसरा चीज इनसे पूछा गया था कि बताइए इलेक्ट्रॉन घूमता है तो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है कि क्लॉकवाइज घूमता है, यहां भी फंसे, नहीं बता पाए। अच्छा, जो इन्होंने बताया था ना वो सब सही बताया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। परमाणु में नाभिक में के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता ही है, ये गलत कहाँ है। लेकिन इस पर जो प्रश्न बनने थे उसका जवाब इनके पास नहीं था, इसीलिए इनका मॉडल क्या हो गया, फेल कर दिया गया। एक और इसमें कमी थी, इसका जब स्पेक्ट्रम लिया गया ना, थोड़ा स्पेक्ट्रम समझो, स्पेक्ट्रम क्या होता है। प्रकाश का स्पेक्ट्रम तो समझोगे कि प्रकाश को जब प्रिज्म से गुजारते हैं तो वह 7 रंगों में क्या होता है, विभाजित हो जाता है। 7 रंगों को एक पर्दे पर लिया जाता है, उसी समूह को क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। अच्छा, अगर हम रदरफोर्ड के हिसाब से देखें तो इलेक्ट्रॉन तो स्वतंत्र है, ये मन करेगा तो पहले कक्षा में घूमेगा, मन करेगा तो दूसरे में घूमेगा, मन करेगा तीसरे में घूमेगा, मन करेगा तो चौथे में। जब स्वतंत्र है कहीं भी घूम सकता है तो इनके हिसाब से घूम रहा होगा। जब इसको हम ऊर्जा देते हैं, परमाणु को जब क्या देते हैं, ऊर्जा देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का एक विशेषता होता है कि वह जो है ऊर्जा लेगा तो उच्च कक्षा में जाएगा, उच्च कक्षा में जाएगा, और जब वहां से लौटेगा तो ऊर्जा को बाहर निकालेगा। तो ऊर्जा को बाहर निकालेगा तो वो ऊर्जा किस रूप में दिखाई देगा, वो ऊर्जा विकिरण के रूप में स्पष्ट दिखाई देता है, विकिरण के रूप में। और उसको जब पर्दे पर लिया जाता है, स्क्रीन पे लिया जाता है, तो जो इसका स्पेक्ट्रम मिलता है ना वो सतत नहीं मिलता है। सतत क्या कहें, ऐसे समझिए, जो इसका स्पेक्ट्रम होता है उसमें गैप ज्यादा का होता है। गैप का मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन जब उच्च में से निम्न में आएगा ना तो ऊर्जा बाहर निकालेगा, तो मान लीजिए कि कभी ऊर्जा निकाल दिया 300 जूल, कभी ऊर्जा निकाल दिया 400 जूल, कभी निकाल दिया मान लीजिए 800 जूल, मान लीजिए, अरे मान लेने में क्या समस्या है। तो अगर रदरफोर्ड के हिसाब से देखा जाए
तो जब इलेक्ट्रॉन कहीं भी घूम सकता है तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन यहां भी रह सकता है, समझे, यहां भी रह सकता है, यहां भी रह सकता है। तो इसमें तो निश्चित गैप होना चाहिए, इसमें गैप क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। लेकिन इसमें गैप तो निश्चित नहीं था, गैप अलग अलग आ रहा था। कभी ऊर्जा में अंतर 300 का आ रहा था, कभी 800 का आ रहा था, कभी 500 का आ रहा था, कुछ निश्चित ऊर्जा नहीं मिल रहा था। जबकि इनके हिसाब से क्या होना चाहिए, निश्चित मिलना चाहिए। जो स्पेक्ट्रम होना चाहिए वो सतत होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। लेकिन मिल रहा था कैसा, अनिश्चित। तो ये जब इसका स्पेक्ट्रम लिया गया तो इस स्पेक्ट्रम का ही जवाब नहीं दे पाए, तो ये सब सवाल का जवाब नहीं दे पाए, इसलिए रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को क्या कर दिया गया, फेल कर दिया गया। और इसके परमाणु मॉडल का अध्ययन करके हाँ बोर ने अपना परमाणु मॉडल दिया, बोर परमाणु मॉडल। और जो रदरफोर्ड में कमियां थी उस कमी को इन्होंने क्या किया, दूर किया। तो पहले रदरफोर्ड का लिख लीजिए परमाणु मॉडल। मॉडल जो है यहां से फेल हो गया। अब अगला हेडिंग, बोर का परमाणु मॉडल। बोर का, हाँ वही परमाणु मॉडल। बोर का परमाणु मॉडल, छोड़ लो, बोरी अभी नहीं आए थे, बोरी बाद में आए। हो गया। देखिए बोर का परमाणु मॉडल। अब इन्होंने कुछ अलग कंसेप्ट दिया। सबसे पहले तो इन्होंने मैक्सवेल को ठीक किया, मैक्सवेल को तो ठीक किया, वही तो सबसे पहले इसमें समस्या खड़ा किया था। मैक्सवेल से कहा, इन्होंने कहा कि आपका जो नियम है कि आवेशित कण जब गति करता है तो ऊर्जा का ह्रास करता है, बात सही है, वो आपके अपने वाले फिजिक्स के लिए है और ये अलग फिजिक्स है। इसमें जो परमाणु है और परमाणु के बीच में यहाँ सेंटर में नाभिक है और नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है ना, यह ऊर्जा का ह्रास नहीं करता है, ऊर्जा का ह्रास नहीं करता है। ये एकदम स्मृति ईरानी जैसा था, स्मृति ईरानी नहीं, निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण से पूछा गया कि बताइए प्याज का दाम इतना क्यों बढ़ रहा है, तो कहीं हम प्याज नहीं खाते हैं, बवाल खत्म। इसलिए हमको नहीं पता है कि प्याज का दाम क्यों बढ़ रहा है। तो अब योगी जी से पूछा गया कि तेल का दाम इतना क्यों बढ़ रहा है, तो कहेंगे हम तेल नहीं खाते हैं, हम घी खाते हैं। उनको सस्ता महंगा से काम मतलब है, सरकारी कोटा से आ रहा है, 1 नंबर का आ रहा है एकदम ओरिजिनल। तो देखो, तो मैक्सवेल क्या कर रहे थे कि आवेशित कण जब गति करेगा ऊर्जा का ह्रास करेगा। ये कहा कि वो आपके लिए होगा, ये जो परमाणु है स्पेशल है और इसका जो इलेक्ट्रॉन है ना वो एक निश्चित कक्षा में ही चक्कर लगाएगा। रदरफोर्ड कह रहे थे ना कि इलेक्ट्रॉन किसी भी वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ चक्कर लगाएगा, निश्चित कक्षा में चक्कर लगाएगा। हाँ, ऐसा नहीं है कि यह इलेक्ट्रॉन दूसरे से तीसरा कक्षा में नहीं जाएगा, जाएगा, अलग कंडीशन है। लेकिन प्रत्येक इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाएगा, क्योंकि हर कक्षा की ऊर्जा क्या होती है, निश्चित होती है। हर कक्षा की ऊर्जा निश्चित होती है। उसने कक्षा को कह दिया कि ये ऊर्जा स्तर है। क्या है, ऊर्जा स्तर, एनर्जी लेवल। कहा कि हर कक्षा की ऊर्जा एक निश्चित होती है और उस निश्चित कक्षा में गति करता हुआ, चक्कर लगाता हुआ इलेक्ट्रॉन न तो ऊर्जा कहीं से
ऊर्जा का ह्रास कहीं नहीं करता है, बिना ऊर्जा ह्रास किए निरंतर गति करता रहता है। और मैक्सवेल यहां से साइलेंट हो गए। हाँ, मैक्सवेल नहीं, जैसे ना मैक्सवेल जो था क्लासिकल फिजिक्स का साइंटिस्ट था, और ये चल रहा है क्वांटम फिजिक्स, और क्लासिकल फिजिक्स का बहुत सारा नियम क्वांटम फिजिक्स में नहीं काम करता है, और क्वांटम का नियम क्लासिकल में नहीं काम करता है। तो ये सब है। अच्छा, ये नहीं कि क्लासिकल गलत है, अपने हिसाब से वो भी बहुत अच्छा सही है, ये भी सही है, लेकिन बहुत जगह तालमेल दोनों नहीं खाते हैं। तो सबसे पहला नियम क्या दिया? ऊर्जा स्तर। ऊर्जा स्तर में क्या कहा गया कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित कक्षाओं में ही गति करता है, और गति करते समय अपनी ऊर्जा का ह्रास नहीं करता है। और हर कक्षा की ऊर्जा क्या होती है? अलग अलग होती है। उसको क्या कहा गया? ऊर्जा स्तर। तो एक तो समस्या का समाधान कर दिया। जो जवाब वहां नहीं मिल पाया था वो यहां मिल गया कि ऊर्जा का ह्रास करेगा ही नहीं। तो ऊर्जा का जब ह्रास नहीं करेगा तो ऊर्जा उसका कम होगा? नहीं कम होगा। दूसरा इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं वृत्तीय कक्षाओं में गति कर सकता है। ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं वृत्तीय कक्षाओं में गति कर सकता है जिसका कोणीय संवेग NH/2π, या हम कह सकते हैं कि H/2π का पूर्ण गुणज हो। पूर्ण गुणज समझते हैं? अच्छा, एक चीज और है, ऊर्जा स्तर का उसने नाम रखा था K, L, M, N, या 1 2 3 4 नाम रखा था। अच्छा, उसने दूसरे नंबर में क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं वृत्तीय कक्षाओं में गति करेगा जिसका कोणीय संवेग H/2π का पूर्ण गुणज हो। पूर्ण गुणज का मतलब समझिए, जैसे 2 का गुणज कौन है? तो 2 से जो संख्या कट जाएगा ना वो सब उसका गुणज है। तो 2 का गुणज 4 है, 6 है, 8 है, 10। 10 में नहीं कटाना है, पूर्णतः कटाना है। तो सब ये क्या है? उसका गुणज है। 3 का गुणज कौन है? तो 3 से जो संख्या कट जाएगा, 6, 9, 12, 15, 18, ये सब क्या है? गुणज है। उसी तरह कहा गया। अच्छा, कोणीय संवेग समझते हैं ना? संवेग समझते हैं? जब कोई वस्तु गति करता है तो उसके द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग। तो वृत्तीय गति हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, तो वहां भी तो संवेग होगा, लेकिन चूंकि गति सीधा न होके ना वृत्तीय हो रहा है, इसलिए संवेग न लिख के कोणीय संवेग लिखते हैं। और संवेग का जो सामान्य सूत्र होता है, जो संवेग का सामान्य सूत्र होता है वो होता है m × v, लेकिन चूंकि यहाँ पर वृत्तीय हो रहा है ना, तो इस संवेग को क्या कहते हैं? कोणीय संवेग। और इसमें जिस वृत्ताकार पथ पर गति करता है कण, उसकी त्रिज्या का गुणा कर देते हैं, तो इसका कोणीय संवेग का सूत्र हो जाता है mvr। फार्मूला क्या जाता है? mvr। तो बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में गति करेगा जिसका कोणीय संवेग H/2π से कट जाए पूरा। एक बार में कटे, 2 बार में कटे, 3 बार में कटे, 4 बार में कटे, लेकिन पूरा क्या हो जाना चाहिए? कट जाना चाहिए। माने बोर के हिसाब से पहले कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग H/2π, ठीक है, n कक्षाओं की संख्या है। दूसरे कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग 2H/2π। तीसरे कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग 3H/2π। अब H प्लांक नियतांक है, पाई क्या है? 3.14 है। चाहे तो मान रख के कोणीय संवेग निकाल सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि अगर कोणीय संवेग इतना होगा तभी इलेक्ट्रॉन क्या होगा? वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाएगा। 2 चीज क्लियर हुआ। तीसरा इन्होंने कहा कि अगर इस इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दिया जाए ना, निम्न कोष के इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दिया जाए जो निचले कक्षा में है, तो ऊर्जा देंगे ना तो वो क्या करेगा? उच्च ऊर्जा स्तर में चल जाएगा। मतलब कि जब कोई इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाता है तो वो ऊर्जा का अवशोषण करता है, और उच्च से कहां आता है? निम्न में आता है, तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। तो बताइए, जो कोणीय संवेग है वो तो आपका mvr तो फार्मूले से होता है, और ये कितना होना चाहिए? तो NH/2π, एक सूत्र बन गया यहां पर। और तीसरा नियम का क्या था कि इलेक्ट्रॉन जब निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाता है तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करता है,
उच्च से निम्न में आता है, कितना अवशोषण करता है, कितना उत्सर्जन करता है। तो जितना उनके कक्षाओं के ऊर्जा का अंतर होता है उतना ही वो ग्रहण करेगा और उतना ही उत्सर्जन करेगा। जैसे मान लीजिए कि पहले कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना, मान लीजिए उस कक्षा की ऊर्जा 20 जूल है, मान लीजिए कितना है, दूसरे वाले का मान लीजिए 50, तीसरे वाले का मान लीजिए 100, ऐसा मान लीजिए कि है। तो अगर पहले कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसके पास ऑलरेडी 20 जूल ऊर्जा है, कितना उसके पास है, और कम नहीं हो रहा है। ऊर्जा बिना ह्रास किए निरंतर क्या करता रहता है, गति करता रहता है। लेकिन यही इलेक्ट्रॉन अगर ये चाहे कि हम दूसरे कक्षा में गति करें तो ये तभी गति करेगा जब इसके पास 50 जूल ऊर्जा होगा। तो 20 तो इसके पास है, हम 30 जूल और देंगे तब ना इसमें से छोड़ के दूसरे में जाएगा। तो नीचे से अगर ऊपर जाता है तो ऊर्जा क्या करेगा, ग्रहण करेगा। कितना ग्रहण करेगा, तो जितना इनका अंतर है ना उतना ही ग्रहण करेगा। तो हम मान लेते हैं कि दूसरे कक्षा की ऊर्जा E2 है, आप पहले कक्षा की ऊर्जा E1, तो अंतर तो हो जाएगा E2 माइनस E1, जी E2 माइनस E1। अब जितना भी ऊर्जा हो और इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन विकिरण है, इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, विकिरण, और विकिरण की ऊर्जा के लिए हम लोग फार्मूला पढ़े हैं hc/λ, पढ़े क्या इस तरह का फार्मूला, hc/। तो इलेक्ट्रॉन निम्न से उच्च में जाने के लिए, माने दूसरे में से पहले में जाने नहीं, पहले में से दूसरे में जाने के लिए कितना ऊर्जा ग्रहण करेगा, hc/λ। इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि डेल्टा E इक्वल टू hc/λ। इतना ऊर्जा क्या करेगा, ग्रहण करेगा। कब, जब एक कक्षा से दूसरे कक्षा में जाएगा तब। अगर दूसरे से पहले में आ रहा है इतना उत्सर्जित कर देगा। तो इलेक्ट्रॉन जब निम्न में से उच्च कक्षा में जाएगा ऊर्जा का अवशोषण करेगा, उच्च में से निम्न में आएगा उत्सर्जन करेगा। और जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करता है ना, तो जो ऊर्जा बाहर निकलता है उसी को जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो वो होता है स्पेक्ट्रम का अध्ययन हो रहा है। जैसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, ऊर्जा देंगे निम्न में से कहाँ जाएगा, उच्च में, और उच्च से जब फिर लौटेगा ना तो ऊर्जा को विकिरण के रूप में क्या करेगा, बाहर निकालेगा। वो हमको बैंड के रूप में प्राप्त होता है, वो भी आगे पढ़ा जाएगा इसी लेसन में। देंगे और इलेक्ट्रॉन को तो मैंने 20 जूल का जिसका ऊर्जा है ऊर्जा दिया, तो उसको भी तो ऊर्जा मिलेगा। किसको, जिस कक्षा में अगला जाएगा। हाँ, तो मतलब माने हम ऊर्जा दे रहे हैं तो केवल ये मत सोचो कि यही ऊर्जा ले रहा है, ये ले रहा है, वो तो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर वाला में चल जाएगा। ऊपर वाला ले रहा है तो अगर ऊपर वाला में जाएगा, लेकिन उतना नहीं दिया जाएगा। समझ रहे हो, 150 जूल चाहिए। नहीं, ऊर्जा तो सब ले रहा है। अब इसकी जैसे मान ली कि यहाँ पर 50 जूल का गैप है, तब 50 इसको जब मिल जाएगा तब ना कूद के जाएगा। मान लो हम 30 जूल ऊर्जा दिए तो 30 जूल तो इसके लिए पर्याप्त, इसके लिए पर्याप्त नहीं है, तो ये जहाँ है वही रहेगा। मैंने मोटा मोटी सीधा सीधा बात यह है कि इलेक्ट्रॉन निम्न से उच्च में जाएगा तो ऊर्जा ग्रहण करेगा, उच्च से निम्न में आएगा तो उत्सर्जन करेगा। और कितना उत्सर्जन करेगा, तो जितने इनके ऊर्जाओं का ऊर्जा लेवल स्तर का अंतर होगा उतना ही ग्रहण करेगा। तो वही आपका है डेल्टा E इक्वल टू hc/λ। H प्लांक नियतांक, C प्रकाश का वेग, लैम्डा तरंग दैर्ध्य, जो विकिरण यहाँ से निकालेगा ना ऊर्जा के रूप में उसका तरंग दैर्ध्य। चलिए लिखिए।